नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी नेपाली महिला जिसने नेपाल के लिए कुछ ही सालों में कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आज से पहले इतिहास में नेपाल में कोई भी नहीं कर पाया और दुनिया में नेपाल का नाम अपनी कड़ी मेहनत से ऊपर करके दिखा दिया, वो भी महज 5 ही सालों में, जिसे सुनकर हर एक नेपाली का मन गर्व से चौड़ा हो जाएगा क्योंकि ये महिला बन चुकी है नेपाल की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट, जो कि बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं स्पेस के क्षेत्र में नेपाल को आगे बढ़ाने का काम है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फर्स्ट नेपाली वुमेन एस्ट्रोनॉट, और इसीलिए पूरी डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने पहली बार नेपाल के लिए क्या करके दिखाया और ये नेपाल के लिए कितनी बड़ी बात है स्पेस सेक्टर के लिए, और ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होता है जिसे खुद नासा कराता है, और कैसे नेपाली महिला बन चुकी है नेपाल की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, नेपाल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है ज्योति केसी। अब वो सर्टिफाई हो चुकी है एक एनालॉग एस्ट्रोनॉट के रूप में, जिसे खुद वेरीफाई करता है नासा। दोस्तों, ज्योति केसी की ये ट्रेनिंग हुई है पोलैंड में, जो कि एक बीहड़ इलाके में कंडक्ट की जाती है, और जिसकी डिटेल पूरी तरीके से हम बाद में बताएंगे कि कैसे ज्योति केसी ने ये ट्रेनिंग की है और इसमें क्या चैलेंज होते हैं। और इस ट्रेनिंग में केवल ज्योति केसी नहीं थी, इस ट्रेनिंग में थे काफी सारे लोग जो कि डिफरेंट कंट्री से थे, लेकिन उसमें से ज्योति केसी साथ ही साथ 4 लोगों को चयनित किया गया है और वही बन चुके हैं अब एनालॉग एस्ट्रोनॉट सर्टिफाइड एस्ट्रोनॉट। तो ये नेपाल के लिए, साथ ही साथ नेपाल की ज्योति केसी के लिए एक बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि नेपाल की ज्योति केसी एक सर्टिफाइड एस्ट्रोनॉट हो चुकी है और वो अब फ्यूचर नासा के कोई भी मिशन में अंतरिक्ष यात्रा पर जा सकती हैं। यानी कि एक नेपाली होगा पहली बार अंतरिक्ष में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन महज 5 सालों में नेपाल की ज्योति केसी कैसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई, तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा ज्योति केसी को, साथ ही साथ फिर जानेंगे उनके इस मिशन के बारे में। ज्योति 2017 में अमेरिका गई, वो भी एक डीवी लॉटरी वीजा जीतने के बाद। तो डीवी वीजा एक लॉटरी वीजा है जो किसी को भी मिल सकता है, रैंडमली जो भी अप्लाई करता है, और अमेरिका इसको डाइवर्सिफाई वीजा बोलता है, जो कि दुनिया के कुछ देशों को ही मिलता है जहां से कम लोग अमेरिका आते हैं एज अ इमिग्रेंट, वो भी बीते 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं दूसरे देश जाकर अपने देश का नाम रोशन करना, वो भी ऐसे वीजा पर, एक गर्व की बात है जो ज्योति ने बखूबी करके दिखाया। ज्योति नेपाल के दांग की रहने वाली थी। उन्होंने अमेरिका में स्टडी की एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो 3 सालों तक अमेरिकन एयरफोर्स में काम की और अब अमेरिकन एयरफोर्स के जरिए वो नासा के साथ कोलैबोरेशन में है और बन गई एक एस्ट्रोनॉट, और स्पेस में खोज करने के लिए वो तैयार है। तो कुछ ऐसी है नेपाल की ज्योति केसी, और इनकी स्टोरी जो बीते 5 सालों में रही है वो एक रोल मॉडल बन गई है नेपाल के हर एक यूथ के लिए और एक इंस्पिरेशन है दुनिया भर के यूथ के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्योति केसी के पिता नारायण बहादुर केसी भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी को इस अचीवमेंट के तौर पर देखने के बाद। तो ये थी नेपाल की ज्योति केसी, जिन्होंने नेपाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और अगर आप थोड़ा भी प्राउड महसूस करते हैं ज्योति केसी के इस काम के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वी आर प्राउड ऑफ यू ज्योति केसी। अब इस नासा के एनालॉग एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है जिसके लिए इनको तैयार किया जाता है, और इस मिशन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। आपको बता दें कि एक कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि स्पेस के एक्सपीरियंस जैसा ही है, जहां पर चीजें झेलनी पड़ती है जैसे हाई जी फोर्स, लो ग्रेविटेशनल, अंडर वाटर ट्रेनिंग, साथ ही साथ कई और ऐसे ही मिशंस। और ये मिशंस ऑर्गेनाइज करता है नासा, जो कि ट्रेन करता है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को, जैसे कि फ्यूचर में आने वाले मार्स या फिर मून पर मिशन ऐसे हो सकते हैं। इनके लिए ही इनको ट्रेन किया जाता है, या तो फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी। तो दोस्तों, इस एनालॉग एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के दौरान एक मिशन क्रिएट किया जाता है जो कि धरती पर ही क्रिएट किया जाता है, और एक स्पेस जैसा एटमॉस्फेयर और चीजें क्रिएट की जाती हैं जहां पर इन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है कि स्पेस में क्या क्या करना है, और इसको धरती पर कंडक्ट कराकर कहीं ना कहीं पैसा बचता है, टाइम बचता है, साथ ही साथ इक्विपमेंट के साथ तालमेल अच्छा होता है, मैन पावर अच्छा होता है, और एस्ट्रोनॉट एक यूज्ड सिचुएशन में आते हैं। और ये जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो एक स्पेस मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं सब चीज़ें जल्दी और आसान तरीके से सिखाई जाती हैं इन एस्ट्रोनॉट को। अब इन मिशंस में एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें एक टेस्ट फील्ड बनाई जाती है जो कि थोड़ा सिमिलर होती है कि स्पेस मिशन के। टेस्ट किए जाते हैं व्हीकल जो कि जाने वाले हैं मिशंस में, जैसे कि लूनर मिशन यानी कि मून मिशन हो सकता है या फिर मार्स मिशन हो सकता है, और वो कितना यूज्ड टू है एस्ट्रोनॉट के साथ। ऐसी चीजों को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट की जाती है एस्ट्रोनॉट के साथ रहने की जगह, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, पावर जनरेटर को,
और स्टोर करने की चीज़ों को भी टेस्ट किया जाता है। और इसी के साथ एस्ट्रोनॉट्स का भी टेस्ट होता है, जिसमें उनका बिहेवियर टेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे टेस्ट में इनको छोटी सी जगह पर ही रखा जाता है, जैसा कि एक स्पेस क्राफ्ट में होता है, या फिर आने वाले मिशंस में कोई और ग्रह पर ऐसा करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा टीम का एफर्ट है, साथ ही साथ उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनके स्ट्रेस लेवल क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उनके ऊपर असर डाल रही हैं ऐसी सिचुएशंस में। और नेपाल की ज्योति केसी भी उससे कहीं ना कहीं गुजरी हैं। दोस्तों, इस मिशन के जरिए नासा कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करता है और सबसे अच्छे और चुनिंदा एस्ट्रोनॉट को चूज करता है, उनकी स्ट्रेंथ को देखता है, उनकी कमियों को देखता है, उनके ऑपरेशंस को देखता है। कहीं ना कहीं नासा इस एनालॉग ट्रेनिंग के जरिए जानता है कि जो एस्ट्रोनॉट मिशन पर मशीन्स को लेकर जाने वाले हैं वो कितनी ज़्यादा कारगर हैं और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं एक एस्ट्रोनॉट के लिए। और सबसे बड़ी बात, नासा और कई और एजेंसीज इसको टेस्ट करती हैं कई बीहड़ वाली जगह पे, जैसे कि डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, या फिर वॉल्केनिक साइट। ऐसी जगह पर इनको ले जाया जाता है और कहीं ना कहीं हफ्तों की ट्रेनिंग चलती है, जिसको पार करना और सर्टिफाई होना बेहद ही कठिन होता है। लेकिन एक नेपाली वुमेन ने ये करके दिखाया है, और इतिहास में पहली बार। तो ये तो थी सारी चीजें जो कि इन एनालॉग एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के दौरान कराई जाती हैं और चीजों की टेस्टिंग होती है। तो चलिए जानते हैं उन खतरों को जो कि एक आउटर स्पेस मिशन में इनको झेलने पड़ेंगे, लेकिन धरती पर इस ट्रेनिंग के दौरान उनको नहीं झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, स्पेस में जाना मतलब कई खतरों से जुड़ना है जो बहुत खतरनाक है, और ऐसी कंप्लीट ट्रेनिंग जो कि स्पेस जैसी हो वैसी तो धरती पर नहीं हो सकती, पर इसके लिए प्रिपरेशन जरूर की जा सकती है। स्पेस में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है वो है स्पेस रेडिएशन। धरती पर हम धरती के मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण के चलते कई कॉस्मिक रेडिएशन से बचे रहते हैं, पर स्पेस में जाते ही ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से भी आप बिना स्पेस सूट के या फिर एक खराब स्पेस सूट के जरिए पहुंच गए तो आप एक रेडिएशन से जूझ सकते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन से, और आपकी तुरंत मौत हो सकती है। साथ ही साथ उससे कई कैंसर और कई और नर्वस सिस्टम जैसी चीजें डैमेज हो सकती हैं, और इसीलिए ट्रेनिंग काफी ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा बड़ा खतरा होता है स्पेस में बिहेवियर को लेकर, क्योंकि ये मिशंस आमतौर पर बहुत टाइम तक चलते हैं, कई महीनों और सालों तक। तो कहीं ना कहीं लोगों को ग्रुप्स में एक छोटी जगह पर लंबे समय तक टाइम बिताना होता है, जिससे इनका स्लीप डिसऑर्डर होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, फटीग होता है यानी कि दर्द होता है, और काफ़ी बोरियत भी महसूस होती है, जो कि इंसानी दिमाग को झेलनी पड़ती है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग पर असर डालती हैं, जिसके चलते डिसीजन मेकिंग और कई और चीज़ों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसीलिए उस चीज़ को कहीं ना कहीं टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक इंसान कितना स्ट्रेस और फटीग झेल सकता है। तीसरा बड़ा खतरा होता है कि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी होती है, जहाँ पर मेन लोग बैठे होते हैं। दूसरी एक बड़ा चैलेंज होता है जिसके लिए तैयारी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मिशन की बात करें, जैसे कि एक मार्स मिशन ही हो जाए, तो मार्स करीबन धरती से 140 माइल्स की दूरी पर है, और आज की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी से अगर हम सिग्नल मार्स तक भी भेजते हैं तो हमको यहाँ से 20 मिनट लगेगा उस सिग्नल को मार्स तक पहुँचाने में, और ये टाइम धरती और मार्स की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो धरती से उनको कोई भी मदद नहीं मिल सकती, और इस इमरजेंसी कंडीशन में उनको सब कुछ वहीं पे हैंडल करना है, क्योंकि अगर वो मैसेज भी भेजेंगे तो वो 20 मिनट बाद धरती पर जाएगा, फिर धरती से जो रिप्लाई है वो करीबन 20 मिनट बाद फिर उनके पास तक जाएगा, जल्दी से जल्दी। तो करीबन 40 मिनट तो उस मैसेज को आने जाने में ही लग जाएंगे। तो इसीलिए इनको तैयार किया जाता है कि वो डिसीजन खुद ले सकें। और चौथी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जिसको धरती पर नहीं सिखाया जा सकता, वो है नो ग्रेविटी कंडीशन। दोस्तों, नो ग्रेविटी कंडीशन बहुत भयंकर भी होती है, क्योंकि ग्रेविटी में बदलाव से एस्ट्रोनॉट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो कि उनके शरीर पर ही पड़ता है। इस पे असर पड़ता है इनके स्प्रैटिकल ओरिएंटेशन पर, यानी कि उनके चलने फिरने में मुश्किल आ जाती है। साथ ही साथ उनके हेड आई कोऑर्डिनेशन में, यानी आंख और हेड के मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा असर आ जाता है। साथ ही साथ बॉडी बैलेंसिंग पर भी बहुत असर पड़ता है, और साथ ही हड्डियों में मिनरल्स की कमी होने लगती है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है, साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है लगातार। तो कुछ ऐसे ही खतरे होते हैं एक आउटर स्पेस मिशन में, जिसके लिए इन एस्ट्रोनॉट को तैयार किया जाता है ऐसी एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में। और अगर ये कोई ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाता है तो उसको कभी भी एक आउटर स्पेस मिशन में नहीं भेजा जा सकता। तो ये थी नेपाल की ज्योति केसी, जो कि तैयार हैं स्पेस में रिसर्च को पूरा करने के लिए। और अगर आपको ज्योति केसी की अचीवमेंट से थोड़ा भी प्राउड महसूस होता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा प्राउड ऑफ यू ज्योति केसी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक
शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये चीजें पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब नीचे नहीं किया है तो जाके भी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा लो ताकि ऐसी लेटेस्ट और फैक्ट्स की खबरें आपको मिलती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।